दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे फेसबुक पे टीआई गुरु। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछले 5 दिन से हम लोग एक विशेष चर्चा के ऊपर चर्चा करने के लिए बार बार हम लोगों का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जा रहा था। वह चर्चा का विषय था हमारा कृष्णमूर्ति भक्ति, केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी आज के समय में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केपी एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही सटीक फलादेश किया जा सकता है। इसी बात को बताने के लिए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम आमंत्रित करते हैं अपने चैनल पे कविता सुजी खन्ना जी को, जिनके बारे में मैं बता दूं, जहां तक मैं उन्हें जानता हूं 2009 से वो इस ज्योतिष के फील्ड में है और कृष्णमूर्ति पद्धति पे 2012 से वो काम कर रहे हैं, बल्कि 2013 से काम कर रहे हैं। और आइए हम उनका स्वागत करते हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं कविता सुजी जी का। कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू मैडम, आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे फेसबुक लाइव फ्रेंड्स के लिए और हम ज्योतिष के अंदर सीखने वाले सभी जिज्ञासुओं के लिए कि हमें आपके थोड़े से ज्ञान का वर्षा ज्ञान की बातें हमें मिलेंगी और हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो कविता जी मैं आपसे विनय दोबारा से निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार केपी एस्ट्रोलॉजी पर रखिए। जी जरूर। देखिए ऐसा है, भारतीय ज्योतिष विद्या में वैदिक ज्योतिष पद्धति को सबसे प्राचीन पद्धति माना गया है और जो कृष्णमूर्ति पद्धति है वो वैदिक ज्योतिष पद्धति पर ही आधारित है। इसी को हम आधार मानकर विभिन्न विषयों को लेकर प्रयोग करते रहे हैं। ज्योतिष का कृष्णमूर्ति का प्रचलन दक्षिण भारत में हुआ था और यह वैदिक ज्योतिष पर ही आधारित है, लेकिन इसको लेकर वैदिक ज्योतिष में आस्था रखने वाले कई ज्योतिष शास्त्रियों में यह भ्रम बना हुआ है कि यह प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से जो उसके ऊपर आधारित नहीं है वैदिक ज्योतिष पर। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ज्योतिषी जो ज्योतिष करते हैं वो ये मानते हैं कि ये कृष्णमूर्ति पद्धति एक भ्रम है, इस पर कोई सटीक फलादेश नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका रीजन ये है कि देखिए वैदिक ज्योतिष में राशि को प्रमुखता दी गई है और इसमें हमने फलादेश के लिए राशियों का विभाजन 30 डिग्री पर किया है, जिसे हम भचक्र भी कहते हैं। 360 को हम 12 से डिवाइड करें तो उसको हम भचक्र कहते हैं, लेकिन इसमें हमने वैदिक ज्योतिष में भचक्र को 27 भागों में आगे विभाजित किया है और उसी से नक्षत्रों का निर्माण किया है हमने। और कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्रों पर शोध किया और ये पाया कि इसके आधार पर हम सटीक फलादेश कर सकते हैं और नक्षत्रों को उन्होंने विंशोत्तरी दशा के आधार पर समावेश किया उन्होंने। अच्छा जी, मतलब कि हम जो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो काम करते हैं वो नक्षत्रों को भी आगे फर्दर उन्होंने डिवाइड किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे विंशोत्तरी दशा है वो जीवन काल में 120 वर्ष उसकी मानी गई है। इसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव रहता है कि जब जब जो दशा आएगी उसका वो प्रभाव माना जाएगा और उसी से हमें फल मिलता है। लेकिन कृष्णमूर्ति महोदय जी ने अपनी पद्धति में फलादेश की निकटता पर पहुंचने के लिए वैदिक ज्योतिष के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर जाने की बात करी है। हाँ जी, तो इसी वजह से उन्होंने राशि के बदले नक्षत्रों को प्रमुखता दी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्रों को ज्यादा आधार। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वहां वैदिक ज्योतिष में राशि को दिया जाता है, कृष्णमूर्ति में हम नक्षत्रों को बोलते हैं।
इसी पद्धति में वैदिक में हम सूक्ष्म फल कथन के लिए नवांश का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जो कि राशि का 9वां हिस्सा होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने राशि के बदले नक्षत्रों को 9 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि एक नक्षत्र हुआ 13 डिग्री 20 मिनट, उसको हमने 9 भागों में बांटा। ओके, मतलब कि वैदिक में बात करें तो वो राशियों पे बात करते हैं, और अगर केपी की बात करें तो नक्षत्रों में बात करते हैं, और जो नक्षत्र की बात कर रहे हैं वो भी एक राशि को 9 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। और जो नक्षत्र की आप बात करें, मतलब एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये क्या हुआ, कृष्णमूर्ति जी ने डिवाइड नक्षत्र इन 9 पार्ट, बट दिस डिविजन इज नॉट इक्वल। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसमें हमने ग्रहों की अवधि के आधार पर विभाजन किया है। और जो ये ग्रहों की अवधि की बात कर रहे हैं, ये क्या केपी में इसकी ग्रहों की अवधि कुछ विभिन्न होती है क्या? देखिए, इसी से कालांश का जन्म हुआ, अवधि के आधार पर ही कालांश का जन्म हुआ। जैसे वैदिक ज्योतिष में हम नवांश को लेते हैं, इसको हम कालांश बोलते हैं, इन्होंने कालांश को अपनाया है। तो इसी वजह से, कालांश की वजह से हम अगर फलादेश करते हैं तो सूक्ष्म घटनाओं का भी कथन हो जाता है। अच्छा, मतलब कि हमें कालांश, जो जैसे वैदिक में नवांश होता है, इसीलिए केपी के अंदर हम लोग जैसे भाव के बारे में बात करते हो तो कालांश के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे कि केपी में हम उसको हाउस को कष्ट बोलते हैं। जैसे कि वैदिक में आपने देखा है 12 हाउस होते हैं कुंडली में, तो उसमें हम उसको भाव बोलते हैं। तो इसमें हम कष्ट बोलते हैं। अच्छा, उसका नाम थोड़ा सा बदल गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे इस पद्धति में हम 2 चार्ट लेते हैं, एक राशि चार्ट होता है और एक होता है भाव चलित चार्ट। राशि चार्ट से जो है हम पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन लेते हैं, जैसे ग्रहों की युतियां, और एस्पेक्ट देखते हैं कि उस पर दृष्टियां किसकी आ रही हैं और राशि कौन कौन सी है। लेकिन भाव चलित से हम प्लैनेट की प्लेसमेंट को देखते हैं कि एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, वो राशि चार्ट से भाव में किस प्लेस, किस हाउस में चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो देखा जाता है। और इसमें क्या है, कृष्णमूर्ति पद्धति में हम अगर कुंडली के अंदर सबसे पहले भाव को देखते हैं। अब भाव में कोई ना कोई राशि भी मौजूद होगी, तो हर राशि जो है वो 3 नक्षत्रों पर आधारित है। और एक नक्षत्र 9 भागों में विभाजित होता है, उसे हम उपनक्षत्र कहते हैं। और इसी थ्योरी को हम सबलॉट थ्योरी बोलते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति आपके पास, हमारे पास, हमारे मित्रों के पास आता है, अगर वो केपी करते हैं तो सबसे पहले वो भाव देखते हैं, उस भाव में कोई ना कोई राशि होती है, और वो राशि किसी न किसी एक नक्षत्र में डिवाइड होती है। उस नक्षत्र के भी जो 9 भाग होते हैं उनको हम उपनक्षत्र कहते हैं, और यही केपी की सबसे बड़ी ब्यूटी है, इसको हम सबलॉट थ्योरी बोलते हैं। तो जैसे हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम उसके भाव का प्रश्न जो भी है, जैसे सपोज मैरिज का प्रश्न है या हेल्थ का प्रश्न है या फाइनेंस का है, तो हम उसका सब लॉट और नक्षत्र लॉट देखते हैं। उसी के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब है कि केपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमें कालांश के माध्यम से जाना पड़ेगा, और हमें नक्षत्र के साथ साथ उसके उप नक्षत्र पे काम करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र लॉर्ड को ही देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कविता जी, आपने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से केपी के बारे में मेरे को, मैं तो खुद केपी करता ही हूँ, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, जो लोग वैदिक करते हैं उनको भी, जो लोग केपी करते हैं उनको भी, और जो लोग नए हैं इस फील्ड में, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कविता जी के विचार, हमारे विचार लोगों तक पहुंच सके, और लोग केपी में थोड़ा सा अपना टाइम दे, और केपी के माध्यम से अपने फलित को, अपने सिद्धांतों को और अपनी प्रेडिक्शन को थोड़ा और रबिंग पॉलिश कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने जो है रखने का मौका दिया, बातें रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे की चर्चा मैं नवीन भल्ला जी को बुलाऊंगी, वो करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे साथ स्वागत है। और जिस प्रकार से कविता सुनील जी ने अपने विचार बड़े सहल और बड़े सरल और बड़े सरल तरीके से हमें बताया कि कृष्णमूर्ति पद्धति को समझने के लिए पहले कुंडली का भाव देखना चाहिए,
फिर उसके अंदर बैठी हुई राशि देखनी चाहिए। राशि तीन नक्षत्रों में डिवाइड होती है, उनमें से किसी एक नक्षत्र में होती है, उस नक्षत्र के 9 भाग होते हैं, उसको हम लोग उपनक्षत्र कहते हैं। इसका सबलोड थ्योरी है। तो बहुत ही सुंदर विचार रखे कविता जी ने। तो कविता जी का आप लोग हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मैं इसी के साथ आमंत्रित करता हूं अपने प्रिय मित्र नवीन बल्ला जी को, जो केपी पर काम करते हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लाल किताब पे काम कर रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं उन्हें पिछले 5-6 साल से जानता हूं, उससे पहले से ही वो केपी से टच में हैं और बाकी लाल किताब से भी वो टच में है और उनकी अच्छी प्रोडिक्शन भी हैं। हम लोगों ने उनके साथ कई बार नक्षत्रा जो हमारा प्रगति मैदान में लगता है एक शो, जो फ्यूचर पॉइंट ऑर्गेनाइज करता है, उसके हमने उनके साथ स्टॉल भी लगाई है और हमने बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। तो एक बार मैं नवीन बल्ला जी का स्वागत करता हूँ। इसी के साथ नवीन जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं दोस्तों नमस्कार। और मैं दीपक जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया है, कुछ बहुत ज्यादा कह दिया है। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो दीपक जी दीपक जी होंगे, दीपक जी इज नोन एज CIL गुरु। और जो इनकी मेन फील्ड है वो केपी है, लाल किताब है, मोबाइल है। और मैं ये कहता हूँ, हर चीज करता हूँ कि मैं इनको सुन भी रह चुका हूँ। मैंने इनसे केपी पढ़ी सीखी है, मैंने इनसे लाल किताब सीखी है। और जब तक मुझे जरूरत पड़ी है, मैंने मदद लेके इनसे अपने फलादेश को और अच्छा करने की कोशिश की है। नवीन जी, ये आपका बड़प्पन है। देखिए, कोई किसी को नहीं सिखाता है, मैंने किसी से सीखा है, मैंने आपको सिखाया है, आप किसी को सिखा रहे हैं। ये सब एक चक्र है सर। अगर प्रार्थी जी ने ये विद्या रोक ली होती तो हम तक नहीं आती, और हमने रोक ली होती तो आप तक नहीं आती। आप रोकेंगे तो लोगों तक नहीं जाएगी। तो ये हमारा मिला जुला एक, हमारी जो क्या कहते हैं ना, बिरादरी, ज्योतिष की जो बिरादरी है, वो इसी प्रकार से टिकी भी है कि हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहे और लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं। ये बल्कि ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे कह रहे हैं। अब जैसे कविता जी ने कहा कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूं, तो आज के समय में हमने देखा कि अक्सर लोग जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनका सबसे मेन सवाल रहता है पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में, कि पैसा मेरे पास कब आएगा और रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो फाइनेंस को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी में हम लोग सेकंड भाव का विश्लेषण करते हैं। सेकंड भाव हमारा सिर्फ एक फाइनेंस का ही नहीं है। फाइनेंस के अलावा हम सेकंड भाव से कम्युनिकेशन हो गया, आपका बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, फेस हो गया, आइस हो गए, ऐसे कई और कारक हैं जिसका हम विश्लेषण दूसरे भाव को जांच के हम लोग कर सकते हैं। अब जो कि हमारा आज का विषय फाइनेंस के ऊपर है कि हाउ टू एग्जामिन ए कुंडली थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी ऑन फाइनेंस। तो मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है, तो मैं बीच में कहीं इंग्लिश यूज करूंगा, बिल्कुल के बारे में मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा। तो मैं ये आपको पहले बताना चाहूंगा कि जो केपी है इट्स सबलॉट बेस्ड थ्योरी, और केपी के अंदर हम सबलॉट को एज ए किंग ट्रीट करते हैं। वो क्यों ट्रीट करते हैं कि जो हमारा फलादेश है वो सबलॉट के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे पास सबलॉट ने किसी इवेंट को हाँ कर दी तो इवेंट घटेगा, अगर उसने तो निकाल दिया तो इवेंट वो नहीं घटेगा। और कई इवेंट इसके अलावा हम और भी चीजों को इसकी जान सकते हैं। पर जब हम इसकी बात करते हैं फाइनेंस की, तो मैं आपसे ये जिक्र करूंगा कि सेकंड कस्पल सबलॉट के थ्रू, सेकंड कस्पल सबलॉट और इसका नक्षत्र लॉट के जो प्लैनेट्स हैं, अगर ये इंप्रूविंग हाउसेस मीन सेकंड, 6, 10, 11 में प्लेस्ड रहेंगे और उसके सिग्निफिकेटर भी उसी को दर्शाएंगे, तो हम ये जान सकते हैं कि एक जातक के पास उसकी जो जैसे प्रॉमिस ऑफ गुड फाइनेंशियल इन हिज चार्ट या ओके। और मतलब आपका कहने का मतलब है कि दूसरे घर का जो सबलॉर्ड प्लैनेट होता है और जो उसका नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट होता है, यदि वो हमारे अर्थ भाव में, इंप्रूवमेंट हाउस में 2 में, 6 में, 10 में, 11 में जाता है, तो व्यक्ति के पास पैसा होता है और पैसा आता है उसके बाद। हाँ ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसके विपरीत भाव भी हैं, जैसे 5, 8, 12, 6, 8, 12। अगर सेकंड कस्पल सबलॉट और एनएल हमें 5, 8, 12, 6, 8, 12 से भाव दर्शाएगा, तो हमें इसका एहसास हो जाता है कि इसकी कुंडली के अंदर जो पैसे का प्रॉमिस है वो थोड़ा सा
रिस्की टाइप का है। ओके। और अक्सर में क्या है कि अब कई हमने कुंडली देखे कि जिसके अंदर प्रॉमिस नहीं भी है, पर तब भी वो लोग कहते हैं कि उनके पास तो पैसा है। इस चीज को जांचने के लिए हमें जो वर्तमान में दशा और अंतर्दशा चल रही है उसका एग्जामिन करना पड़ता है। अगर दशा का लॉर्ड हमारे पास इंप्रूविंग हाउसेस में है, दशा का लॉर्ड, उसका एनएल और उसका सब लॉर्ड, तीनों एक सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं 2 से 10 11 के, तो हम ये जान सकते हैं कि इसके पास इस दशा के अंदर जो उसका ड्यूरेशन स्पोर्ट्स की जो वीनस की दशा 20 साल की है, तो 20 साल के पीरियड में इसके पास पैसा आता रहेगा, पर पैसा हमेशा तो नहीं आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी नुकसान होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो वर्तमान में अंतर्दशा चल रही है उसका क्या प्रभाव है। अगर अंतर्दशा का भी प्लैनेट, एनएल और सबलॉर्ड हमारे पास इंप्रूविंग हाउसेस में है, मोर ओवर इसके साथ में अगर वो मेरे पास केंद्र में और त्रिकोण में भी उनका संयोग बन रहा है, तो हमें ये समझने में आसानी लगती है कि इसके पास पैसा इस अंतर्दशा के दौरान अच्छा आने की संभावना है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में प्रॉमिस मिल जाता है तो हम उसके अंदर तब देखते हैं कि इसको किस दशा में पैसा आएगा। वो जो दशा वाला जो ग्रह है वो इंप्रूवमेंट हाउस में होना चाहिए, और उसका सबलॉर्ड और नक्सलॉर्ड भी इंप्रूवमेंट हाउस में अगर होगा तो उस दशा में उसके पास पैसा आएगा। इसी प्रकार से फर्दर हम अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा इसी प्रकार से देखते जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा इस अंतरदशा में आएगा, इस अंतरदशा में नहीं आएगा, या इस प्रत्यंतर दशा में आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दशा का, अंतरदशा का, प्रत्यंतर का एक बहुत अहम रोल है कुछ भी इवन जानने के लिए, आइदर फाइनेंस और कुछ भी जो जातक ने आपसे क्वेश्चन किया है उसको जानने के लिए हमारा जो एंड रिजल्ट है वो हमें इन्हीं पे चलना पड़ता है। अगर हमारे पास जो प्रॉमिस हमें सब लोगों ने दिखाए हैं, दशा भी उसको फेवर कर रही है, तो हमारे लिए ये कहना बड़ा आसान है अपने जातक को कि आपके पास इस दशा में पैसा आएगा या पैसा आपका फंसेगा। अगर पैसा फंसने का हमें उसमें कई संकेत मिलता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने क्लाइंट को एडवाइस किया जाए कि वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो व्यापार है, वो अपने नाम पे ना करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट दशा। ये नहीं है कि आदमी को दशा खराब है तो कुछ कर नहीं सकता। इट मीन्स कि वो जो काम करेगा वो अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू, जिसके दशा के अंदर हमारे पास अच्छे भाव आ रहे हैं, उनके थ्रू काम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा किसी दशा में एक अच्छा सिम्टम, एक अच्छे सिग्निफिकेट नहीं मिलते हैं, तो मैं ऐसे अपनी वाइफ के नाम काम कर सकता हूँ, अपने ब्रदर के नाम काम कर सकता हूँ, अगर उनकी दशा में भी अच्छे कोऑर्डिनेट है तो। हाँ, क्योंकि हमें उसके लिए उनका भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि आप जिसके थ्रू काम करना चाहते हैं क्या उनके चार्ट में अच्छे भाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर जैसे कि भले अगर किसी की हॉरोस्कोप ही नहीं होती है, किसी की कुंडली ही नहीं होती है, किसी को पता ही नहीं होता है, या टाइम का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ईयर का ज्यादा डिफरेंस होता है, तो हम क्या कोई ऐसा माध्यम है कृष्णमूर्ति पद्धति में जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? पुरानी चार्ट हमने पुरानी चार्ट लगा के उनसे नंबर ले लिया, उनसे प्रश्न ले लिया, उसके माध्यम से भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो उसका प्रश्न है, प्रश्न बेस क्या उसके अंदर प्रॉमिस है या नहीं है। उसको फर्दर चेक करने के लिए वो दशा, अंतरदशा मतलब रूल वैसे ही दूर रहेगा। ओके, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भल्ला जी का विचार है और मेरा विचार शायद यहाँ मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति का चार्ट नहीं है तो दोस्तों एक बार फिर आपसे कहूंगा, अपने व्यूज, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। भल्ला जी को, मेरे को और कविता सूजी जी को आपके लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग आपके प्यार के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आगे बढ़कर इसी प्रकार के एपिसोड और कार्यक्रम लेके आते रहें। तो भल्ला जी का कहना है, जैसे मेरा एक प्रश्न था कि अगर किसी व्यक्ति का चार्ट नहीं है तो हम उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, तो भल्ला जी ने बड़े तरीके से बताया कि जैसे कृष्णमूर्ति पत्ती में होरारी होती है, तो उन्होंने बोला कि होरारी का एक चार्ट बना लेंगे। सेम जो रूल भल्ला जी ने बताए हैं, दशा का इंप्रूवमेंट हाउस में आना, उसका सबलॉर्ड और नक्सलॉर्ड का इंप्रूवमेंट हाउस में आना, इसी प्रकार के अंतरदशा का इंप्रूवमेंट हाउस में आना, उसका सबलॉर्ड नक्सलॉर्ड का इंप्रूवमेंट हाउस में आना, सेम इसी प्रक्रिया को एज ए ट्रीट करना है जैसे उसका नेटल चार्ट है। मतलब होरारी को भी एज ए नेटल चार्ट ही मान के चलेंगे, बस वो उसका नेटल चार्ट प्रश्न से संबंधित है, होरारी के अंदर बाकी आदमी का अपने जीवन से संबंधित होता है। तो भल्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय दिया, दूसरे भावों से संबंधित हमारे को बहुत सारी चीजें बताई। तो एक बात और पूछनी थी भैया कि ये दूसरे भाव से संबंधित, अगर कहीं दूसरे भाव से संबंधित कोई बीमारी की अगर बात चलती है
तो भी क्या हमें सेकंड हाउस से ही ट्रीट करना पड़ता है? जैसे आंखों की बीमारी है, चेहरे पे चोट का निशान है, या पिंपल्स है चेहरे पे, या चेहरे पे कोई अजीब सी एक अट्रैक्शन नहीं है, तो ये सब सेकंड हाउस के नंबर से पता लगे। हाँ, पता लग सकता है। अच्छा, मतलब कि चेहरे में अगर कोई परेशानी है, आंखों में कोई तकलीफ आ रही है, तो हम सेकंड हाउस से ही देखेंगे। ओके, थैंक यू भल्ला जी। तो भल्ला जी ने बहुत ही कम समय में हमारे को किस प्रकार से हमें किसी भी भाव के बारे में, फिलहाल तो भी दूसरे भाव के बारे में डिस्कस किया है। बहुत जल्दी भल्ला जी के साथ एक बार आप फिर मिलेंगे, मैरिज के ऊपर बात करेंगे। मैरिज के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, तलाक के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, लिविंग रिलेशनशिप के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। और दोस्तों फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शेयर इसलिए नहीं करना है कि मैं कह रहा हूं, शेयर इसलिए नहीं करना है कि भल्ला जी कर रहे हैं, कमेंट इसलिए नहीं करना है कि मैं करूं, कमेंट और शेयर इसलिए करना है कि हमारे विचार लोगों तक पहुंच सके, हमारे विचार लोगों तक पहुंच सके। और केपी बहुत ही यूनिक विषय है, कविता जी और भल्ला जी बहुत ही सिंपल तरीके में इसको समझाते हैं। एक बार मैं कविता जी को दोबारा अपने साथ बुलाने की कोशिश करूंगा। कविता जी वेलकम, एक बार आप आइए। तो दोस्तों कृष्ण मूर्ति पद्धति में ये त्रिमूर्ति आपके सामने एक साथ विराजित है, और एक बार दोबारा आपके सामने आएंगे, और उसके लिए आप लोगों का हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, आप कविता जी से या नवीन भल्ला जी से समय के अकॉर्डिंग आप उनसे बात कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। इसी प्रकार से आगे एपिसोड में आते रहेंगे। बहुत जल्दी हम कृष्ण मूर्ति पद्धति पे मैरिज के टॉपिक पे आएंगे, दोनों का फिर एक बार स्वागत करेंगे, दोनों का समय फिर एक बार लेंगे, और हम इनसे आशा करेंगे कि अपने जीवन में से आधा घंटा 1 घंटा हमारे लिए अमूल्य समय निकालें, और अपने विचार, अपने व्यूज, क्योंकि किताबी लैंग्वेज से पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम जब उस व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति से पूछते हैं, उस व्यक्ति के व्यूज सुनते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी किताब के अलावा अपने एक्सपीरियंस, अपना तरीका, अपना देखने का तरीका, अगर आज मैं कंसल्टेंसी से 3 लाख कमा रहा हूं, भल्ला जी 2 लाख कमा रहे हैं, मैडम 3 लाख कमा रहे हैं, तो हम जो व्यूज दे रहे हैं, हम जो अपने क्लाइंट को रिव्यू दे रहे हैं, हम उसी बेस पे बता रहे हैं आपको। क्योंकि किताब पढ़ने का टाइम या तो हमारे पास है या नहीं है। हमारे पास है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो हम कम से कम अपने मित्रों की बातें, अपने दोस्तों की बातें, अपने शिक्षक की बातें सुनकर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर आपके साथ धन्यवाद, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर वेलकम।